जनरेटर समझा दें किसमें? सर ये जो कोडिंग में। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम ये कर लिया था नया क्लासिफायर ऐड करके, या हमने रन भी कर लिया आगे, मगर बस ये जो जनरेटर आ रहे हैं ना जो लग रहे हैं वो नहीं समझ आ ठीक रहा। है। अच्छा जनरेटर का मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जनरेटर क्यों इस्तेमाल हम करते हैं। जनरेटर का इस्तेमाल किसी को मालूम है भाई जनरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? यस सर, आप बाबा ऑपरेशन के लिए करते हैं सर रीसाइज करने के लिए और ज़्यादा इमेजेस प्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेनिंग डेटा सेट बनाने के लिए। सर डेटा सेट बहुत लार्ज था, उसको स्प्लिट करने के लिए। जनरेटर मैं दोबारा शॉर्ट करके समझाया तो जनरेटर बिल्कुल फंक्शन की तरह है। सबसे पहली बात तो ठीक है, आप एक फंक्शन लिखते हैं, इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर रिटर्न का कीवर्ड नहीं होता, बल्कि इसके अंदर यील्ड का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। अच्छा अब होता क्या है कि यील्ड का कीवर्ड ये इस्तेमाल होता है जो भी आप यहाँ से वैल्यू यील्ड कर रहे हैं। होता ये है कि जब आप जनरेटर जो है, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा सेट है जहाँ पर आपके पास जो है वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे मैं कह रहा हूँ कि वी हैव 1 मिलियन रिकॉर्ड्स। अब इन 1 मिलियन रिकॉर्ड्स को मुझे इस फंक्शन को पास करना है, समझिएगा गौर से बात, मुझे इस फंक्शन को पास करना है। तो ये 1 मिलियन रिकॉर्ड जितनी मेमोरी यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी उठ के जाएगी इस फंक्शन के अंदर। और फिर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनेगा जिसके ऊपर मैंने इसको आइटरेट करना है या कुछ मैनिपुलेशन करनी है वैल्यूज के अंदर, ये पूरा जो है ना वो एज इट इज जो है फंक्शन के अंदर ऐसे जा रहा होगा। तो जिसकी वजह से ये मेमोरी हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, सिस्टम स्लो हो जाता है, टाइम बहुत लगता है, बाद हैंग भी होता है, सब कुछ होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जनरल फंक्शन बनाने के बजाय हम एक यील्ड के साथ जनरेटर फंक्शन जो है वो बनाते हैं। जनरेटर फंक्शन जब ये फंक्शन बना हुआ है, इसको जब ये वैल्यू पास की जाती है, जब ये कॉल किया जाएगा, अब देखें कॉल कैसे किया जाएगा। जैन फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज जो हैं, मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ वैल्यूज। ये वैल्यूज जब यहाँ पर पास की जाएंगी तो ये कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जनरेटर रिटर्न कर देगा। अब इस ऑब्जेक्ट जनरेटर के ऊपर हम जो है वो फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप इस ऑब्जेक्ट जनरेटर के ऊपर, जनरेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा उतनी बार ये 1 बाई 1 वैल्यू जो है, ये 1 बाई 1 ये यहाँ से फॉर लूप चलेगा। पहली बार ये पहली वैल्यू यहाँ जाएगी, पहली वैल्यू यहाँ जाएगी, पहली वैल्यू जाएगी, पहली वैल्यू रिटर्न आएगी और फॉर लूप के थ्रू वो पहली वैल्यू जो है हमें आउटपुट में नजर आएगी। फिर लूप क्योंकि 1 बाई 1 चलता है तो 1 बाई 1 वैल्यू वहां से उठती रहेंगी, 1 बाई 1 वैल्यू यहाँ पर आती रहेंगी। यानी यूं समझ लें कि इस एक वेरिएबल x के अंदर ये इकट्ठी सारी 1 मिलियन वैल्यूज नहीं आएंगी, ये वैल्यूज 1 बाई 1 जनरेट होके आएंगी। अच्छा अब आप कहेंगे भाई जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ फॉर लूप के थ्रू तो भाई वो फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दी, फंक्शन से बाहर आ गया, ऑब्जेक्ट में फंक्शन रिटर्न कर दिया, बाहर आ गया। तो जनरेटर का एक स्पेशल काम क्या है कि भाई ये हमारे पास अगर फॉर लूप यहाँ तक चला है, ठीक है, और जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा अगली बार जो वैल्यू प्रोसेस होगी वो जो लास्ट वैल्यू प्रोसेस हुई थी उसके बाद वाली होगी। फिर अगली बार जब फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि फंक्शन कॉल होगा तो दोबारा वैल्यू यहीं से आनी चाहिए ना आमतौर पे, लेकिन यील्ड की वजह से वो वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आपको उठा के भेजेगा, फिर यील्ड की वजह से नेक्स्ट वैल्यू उठा के भेजेगा, फिर यील्ड की वजह से नेक्स्ट। इस तरह
एवरी नेक्स्ट वैल्यू जो है, एवरी नेक्स्ट इमेज हमारे जनरेटर जो है वो हमें हमारे डेटा सेट में से निकाल के एक एक करके भेजता रहता है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग जो है वो स्मूथ और फास्ट चल सर रही ये नेक्स्ट वाली समझ नहीं आई बात। है। नेक्स्ट वाली बात समझ नहीं आई। मैं अब जनरेटर जो है वो आपको परफॉर्म करके सिंपली सर के आइटरेटर हमें प्रोवाइड कर देता है जनरेटर फंक्शन। आइटरेटर भी ऐसा आइटरेटर है जो एक दफा कॉल होने पे एक बार चलता है, कंप्लीट नहीं चलता। इंपॉर्टेंट ये चीज है जो समझने वाली बात है ना। मैं देखता हूँ जनरेटर का काम मेरे पास अगर सर ये सिर्फ फॉर लूप से नहीं काम चलेगा जी, फॉर लूप से काम नहीं चलेगा, सादे फॉर लूप से। फॉर लूप से भी काम चल जाता है, लेकिन वो वही बात है ना कि फंक्शन जो है वो कॉल होगा ना हर दफा। फंक्शन जब हर दफा फॉर लूप को करेगी, फंक्शन जब हर दफा फॉर लूप को कॉल करेगा ना, तो वो तो हर दफा ही 1 मिलियन वैल्यूज उठाएगा वहां से। ये चीज असल में समझने की है। मैं 1 मिनट दिखाता हूँ इसको करके। जनरेटर मेरे पास सर ये आपका लेक्चर 3 है ना? जी जी देखिए, इसको समझिएगा। ये हमारे पास एक जनरेटर बना हुआ है, ठीक है। जनरेटर क्यूब्स, इसके अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, इसके बाद जितनी वैल्यूज आ रही हैं उन सारी वैल्यूज का क्यूब जो है वो निकाल के दे रहा है। अच्छा, ये अब हमने क्या किया है, मैं अगर इसको अभी हटा दूं और समझिएगा, जैन क्यूब्स का जो फंक्शन है वो मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, और इस जैन क्यूब्स को 100 वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मुझे बदले में क्या दे रहा है, रिटर्न में क्या दे रहा है? रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रहा, रिटर्न में मुझे जैन क्यूब्स का ऑब्जेक्ट दे रहा है। जनरेटर ऑब्जेक्ट जो है ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस जनरेटर से मुझे जो है ना वैल्यूज बेसिकली चाहिए। मुझे रिटर्न में तो वैल्यूज चाहिए थी, हर वैल्यूज का क्यूब चाहिए था, लेकिन ये मुझे क्या कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह मैंने ऊपर यहाँ पे काम किया हुआ है, तो फॉर वैल्यू इन जैन क्यूब्स, और यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैंने 1000 वैल्यूज उसको प्रोवाइड कर दी। अब प्रिंट कराया, यहाँ पर हमने किया x। अब ये क्या होगा, ये जैन क्यूब, जरा समझिएगा इससे जो बात इंपॉर्टेंट है, ये जैन क्यूब जब कॉल हो रहा है, ये 1000 वैल्यूज ना जी, हाँ, वो वैल्यू, ये जैन क्यूब जब कॉल हो रहा है 1000 वैल्यूज लेके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये पहली बार जब जैन क्यूब कॉल हुआ तो इसके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट्स में से वैल्यू जो है वो आइटरेटर के थ्रू निकलेंगी। जब ये फॉर लूप चलेगा तो आमतौर पे क्या होता है कि हमें ये लग रहा होता है कि पूरी 1000 वैल्यूज यहाँ पर आ गई हैं या 100 वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आ गई। अब फॉर लूप जब हिट करता रहेगा ऑब्जेक्ट को, तो ये 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा, सारी वैल्यू एक साथ नहीं। ये इतनी बार लूप चला, एक एक वैल्यू जो है उसने उठाई है। अच्छा, मैं इसको और क्लियर करता हूँ, यहाँ देखें इसको, दिस इज
सिंपल जनरेटर बना हुआ है, देखिएगा, फॉर x इन रेंज 3 यील्ड x। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, ये एक सिंपल जनरेटर को कॉल किया। पहले इसको समझ लें क्या हो रहा है। एक सिंपल जनरेटर बना हुआ है, सिंपल जनरेटर का फंक्शन कॉल होगा और वो फंक्शन के अंदर उसको 3 वैल्यूज जनरेट होंगी और वो वैल्यू जो है वो यील्ड होगी। ओके, कहीं बाहर से वैल्यू नहीं आ रही। अब मैंने यहाँ पर सिंपल जनरेटर जो है वो फंक्शन कॉल किया, जनरेटर कॉल किया और उसको सेव किया, तो हमारे पास यहाँ पर जी के अंदर हमें पता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है इसमें, पूछ सकता हूँ? जी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये यील्ड की जगह अगर हम रिटर्न करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? ये यील्ड की जगह रिटर्न करेंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा, फिर ये जनरेटर की तरह काम नहीं करेगा, ये फंक्शन की तरह सारी वैल्यूज लेगा और एक ही बार सबको मैनिपुलेट करेगा और एक ही बार सारा डाटा जो है हमें रिटर्न कर देगा। तो यील्ड और ये वाली सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? आप जो शानदार आप बता रहे हैं सारा, लेकिन हमारे लिए जरा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। पहले ये यील्ड को समझ ले, फिर रिटर्न का डिफरेंस आपको खुद ही नजर आ जाएगा, आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। 2 मिनट मुझे दे देना, ठीक है। मैंने यहाँ रिटर्न के बजाय यील्ड लगा दिया, ये 3 वैल्यूज। अब इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चले, आप जिस तरह कह रहे हैं, मैं रिटर्न लगा देता हूँ, रिटर्न एक्स कर दिया मैंने। अब सिंपल जेन कॉल करूंगा तो इस एक्स के अंदर कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? सर रिटर्न के साथ आपको इंडेंट चलता रहेगा वैल्यू 0 1 2 आएगा। रिटर्न के साथ इंडेंट करना पड़ेगा सर आप फॉर लूप के अंदर। ये कर, ठीक है। 0 वैल्यू रिटर्न होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहली वैल्यू जनरेट हुई, 0 एक्स में गई, इसने रिटर्न किया, वो 0 रिटर्न हो गया। क्योंकि रिटर्न करने के बाद फंक्शन से बाहर निकल आया, तो दोबारा लूप जो है वो नहीं चलेगा। ओके हो गई बात? जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब देखें यील्ड क्या करेगा। यील्ड जो है, यील्ड कराया हमने, यील्ड कराने के बाद मैंने इसको चलाया, इसे यील्ड ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी। यील्ड ने मुझे सिर्फ एक जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि मैंने कहा प्रिंट नेक्स्ट जी। जब मैंने नेक्स्ट किया तो उसने 0 दे दिया मुझे, पहली वैल्यू ले आया वहां से। देखो क्या हुआ है, जी क्या ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट को मैंने पहली बार हिट किया, जब पहली बार हिट किया तो इसने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन यहाँ गया और यहाँ से उसने लूप चलाया, इसने 0 वैल्यू जनरेट करी और मुझे इस फंक्शन को 0 रिटर्न करी इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट का 0 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब मैं इसी को दोबारा हिट कर रहा हूँ, देखो दोबारा हिट कर रहा हूँ तो ये आम तौर पे फंक्शन क्या होता है, फिर वापस वहीं चले जाता है ना। जब दोबारा हिट करूंगा तो दोबारा ये जाएगा, दोबारा वैल्यू जनरेट होगी 3 फिर 0, तो दोबारा 0 आना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको दोबारा हिट कर रहा हूं तो ये मुझे 1 दे रहा है। क्यों 1 दे रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको यहां बताया कि ये 1 0 1 2 ये भी फंक्शन कॉल होगा, यील्ड क्या करेगा, उसकी अगली वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू हमें यील्ड करके देगा। इसके बाद जब दोबारा करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी। फ्रॉम स्क्रैच फंक्शन जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। लेट्स सी अगेन। सर ये हम अपने पास आइटरेटर मेंटेन कर रहा है और अगर हमने उस आइटरेटर की वैल्यू देखनी हो। अब देखो ये इसने 2 0 चलाया, 1 चलाया, ब्रैकेट्स लगा दो, ये 2 आ गया। अब उसके बाद वैल्यू खत्म हो गई। अब ये कहेगा भाई कि जो है ना आपके पास मामलात जो है स्टॉप आइटरेशन हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वैल्यूज जो है वो खत्म हो गई है। तो सर इसके आइटरेटर की हमने करंट पोजीशन देखनी हो तो वो भी मिल जाती होगी? हाँ, अगर अब ये मामला क्या है, अभी मैंने खुद नेक्स्ट किया है इसको। फॉर लूप के सिंटैक्स में ये नेक्स्ट का ऑपरेशन जो है वो ऑटो लगा हुआ होता है।
अगर मैं इस जी के ऊपर ये मैनुअल ना करूं, मैं इसको फॉर लूप में लगा दूं, तो ये टोटल जो है वो आइटरेटर खुद ही चल जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट खुद ही हो जाएगा और वैल्यू इन जी। अब ये प्रिंट करा लूं तो सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि वो सर ये क्यू वाला हिसाब हो सकता है, जिस तरह डी क्यू होता है लास्ट इन लास्ट आउट वाला, तो वो लास्ट वाला जो है वो रहता है। दोबारा बोले सर, जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर में डी क्यू का फंक्शन होता है कि जब एक लास्ट वाला जो होता है वो लास्ट इन लास्ट आउट होता है, तो जो लास्ट में रहेगा वो कुछ ऐसा ही डाटा स्ट्रक्चर इसका बना होगा क्यू की तरह, जो एक बार निकल गया वो निकल गया है, अब जो है नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस होगा। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो असल सिंटेक्स तो मैंने आपको समझा दिया, इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि इफ वी हैव 3 के बजाय यहाँ पर कितने बड़े नंबर्स हो जाएं। अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन इस सारी वैल्यूज को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, स्क्वायर क्यूब जो भी निकालना है, और कितना टाइम लेगा, बहुत सारा टाइम लेगा, और फिर उतनी बड़ी वैल्यूज को इसमें होल्ड करेगा और उतनी बड़ी वैल्यूज को जो है ना वो रिटर्न करेगा। तो पहले इस वैल्यूज को क्रिएट करना, फिर इसको मैनिपुलेट करना, फिर उसके आंसर्स को किसी वेरिएबल में किसी लिस्ट में रखना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा मेमोरी लेती है, इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हमारे केस के अंदर, जनरेटर के केस में, ये कितनी भी बड़ी हो जाए, ये सबको एक साथ प्रोसेस कर ही नहीं रहा, ये तो 1 बाय 1 वहां से क्या कर रहा है, नेक्स्ट करता जा रहा है। फॉर ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 करता जा रहा है और हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करता जा रहा है। तो इन केस ऑफ इमेजेस, कि जब हमारे पास इमेजेस होती हैं, क्योंकि इमेजेस का हमारा पिक्सल पहले ही बहुत बड़े 150 बाय 150, ठीक है, तकरीबन जो है ना 12-15 हज़ार पिक्सल्स हैं उसके अंदर, और इमेजेस हमारे पास जो है ना वो मिलियंस ऑफ इमेजेस पड़ी हैं, हम तो काम कर ही नहीं सकेंगे इतनी ज्यादा इमेजेस पे। तो हम क्या जनरेटर इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर वहां से एक इमेज उठा के लाता है, उसके ऊपर जो भी प्रोसेस करनी करता है, उसका आउटपुट रिटर्न करता है, और फिर अगली इमेज लेने जाता है, फिर वो अगली इमेज उठाता है, फिर आउटपुट लेने जाता है, फिर इस तरह ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा होता है, जिससे लोड जो है वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसके यूज केस क्या हो सकता है? इसका यूज केस, इतना बड़ा यूज केस तो आप अपने इमेज में, अपनी एग्जांपल में यूज किया, इससे बड़ा यूज केस क्या होगा? सर इसका जो, अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं इसको, थोड़ा सा अपनी, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो इसका फायदा मुझे दिख रहा है ना, मतलब कि 1 मिलियन आपके पास पड़े हुए हैं इमेजेस, और आपने उन पे लेट से एज डिटेक्शन का या कुछ की फंक्शन करना है, तो बजाय कि एकदम सबको धक्का देने के उस प्रोसेस में, आप उसको स्टेप बाय स्टेप कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली, कि 1 बाय 1 इमेज जो है उस पे काम करे, वरना वो हैंग हो जाएगा सिस्टम, बिल्कुल हैंग हो जाएगा। जबरदस्त सर, तो ये वाली फाइल भी मैं आपकी चैट में डाल देता हूँ, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने लिखा भी हुआ है और एग्जाम्पल भी हुई भी है, तो इसको भी आपके काम आ जाएगी फिर ये। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी कोड में, हमारा प्रोग्राम में हमारे मल्टीपल जनरेटर्स हैं और हम यूज़ कर रहे हैं, और कोई भी एक जनरेटर को हम दोबारा शुरू से इनिशिएट करना चाह रहे हैं, मतलब कि वो अपनी काफ़ी सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट कर चुका है, और लेकिन हम चाह रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक जनरेटर जो है वही दोबारा शुरू से परफॉर्म करे टास्क, तो वो कैसे करेंगे? मतलब कि खाली किसी एक स्पेसिफिक जनरेटर को दोबारा शुरू से कैसे लेके आएंगे? नहीं, जब एक जनरेटर काम कर रहा है तो उस वक्त तो एक ही काम कर रहा है ना, दूसरे जनरेटर में तब बाद में जाएंगे ना, जब पहले का काम खत्म होगा, या दो तीनों एक साथ कैसे चलाएंगे? नेस्टेड जनरेटर की बात कर रहे हैं, या मल्टीपल जनरेटर के केस में तो ये हो जाएगा कि जिस तरह फॉर लूप होता है, मल्टीपल फॉर लूप, पहला खत्म होगा तो दूसरे में जाएगा। नेस्टेड में ये होता है कि पहला शुरू हुआ, उसकी बॉडी में गए, दूसरा जनरेटर, दूसरा जो है ना फॉर लूप शुरू हो गया। ठीक है सर, जब अगर मैं जी मैं अगर एक ही जनरेटर की अगर बात करूं, लेट्स सपोज उसके अंदर 1000 वैल्यूज हैं और वो 500 वैल्यूज परफॉर्म कर चुका है, वो एग्जीक्यूट कर चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको दोबारा 500 से दोबारा 0 पे लेकर आऊँ, तो कैसे लेकर आएंगे उसको? मतलब विदाउट कोड को शुरू से रन किए हुए। अच्छा,
मतलब उसकी मेमोरी को रीइनिशियलाइज करने का कोडिंग के अंदर कोई तरीका नहीं है? हो सकता है उसी को यार आप कंडीशन लगा दोगे कि 5000 के इक्वल होगी ये वैल्यू। अरे सर वैल्यू इक्वल होगी तो दोबारा उसको कॉल कर लें, दोबारा कॉल कर सकेगा कभी, सर अगर कभी ऐसा आइटरेटर मेंटेन कर रहे हैं फिर तो कर सकते हैं। हाँ कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है कि इतना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा आप सोचेंगे कि कहाँ से इसको रिकॉल करना है तो हो जाएगा। सर उसी फॉर लूप के अंदर जब हो रहा होगा ना, कॉल हो रहा होगा, तो आप जब फॉर 500 तक हो गया है तो आपने 500 के बाद 0 पे रीसेट करना है। तो जब उसकी वैल्यू होगी तो उधर इफ की कंडीशन लगा के फिर दोबारा उसको फॉर में उसी जनरेटर पे फॉर लूप लगा देंगे। अगर ये है इक्वल 500 तो दोबारा फॉर उससे स्टार्ट हो जाएगा, वो पहले वाला होल्ड हो जाएगा और फिर 0 ये नेक्स्ट वाला चल पड़ेगा। नेक्स्ट में यही 0 से स्टार्ट हो जाएगा उसी कंडीशन पे दोबारा अगर उसे कॉल कर लेंगे तो। क्यों ऊपर तो मेन एक दफा कॉल आया हुआ था, कॉल हुआ था, तो फिर आपने ये कर देना। तो डिफरेंट वे है, वो तो प्रोग्रामिंग से किया जा सकता है ना, मतलब आप लॉजिक लगा के। ये मैंने जनरेटर वाली फाइल भी आप लोग शेयर करा दी। अच्छा जी, जनरेटर वाला मसला हल हो गया अब सबका? यस सर। यस सर। सर एंडलेस टाइम चलता है, ये क्यों लिखा हुआ? उसमें ब्रेक लगाते हैं। थोड़ा सा जोर से बोले। लिखा हुआ कि काउंटलेस टाइम चलेगा, इसको हम ब्रेक के जरिए रोकेंगे। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। उन्होंने सर अपनी इनपुट दी है कि यानी कि ब्रेक के थ्रू आप इससे स्टॉप करके तो फिर जो है ना आप किसी और काम परफॉर्म कर सकते हैं। वही बात, उसी को कंटिन्यू किया हुआ था। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा आज जो है वो हम अगला जो काम करने जा रहे हैं 5.15 से बढ़ा दें जी। वो जो 5.15 है ना, वहां तक हमने किए। अच्छा मैं देखता हूँ। आज ऑगमेंटेशन था, लिस्टिंग 5.15 तक किया है। ऑगमेंटेशन से पहले हो गया था, डाटा ऑगमेंटेशन तक। अच्छा ऑगमेंटेशन नहीं किया था हमने, ऑगमेंटेशन नहीं था हुआ, वो समझ नहीं थी आई, वो रन भी नहीं था हुआ कोड भी। ऑगमेंटेशन तो आपने बताया था ना कि उसे रोटेट कर दें या उसे उसकी ऑगमेंटेशन मैंने समझा दिया था। ये डेटा ऑगमेंटेशन तो हमने समझ लिया था ना। तो इसको दोबारा अच्छा दोबारा बता देता हूँ। डेटा ऑगमेंटेशन क्या चीज है भाई? जनरेटिंग डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। इसके अंदर भी इमेज डेटा जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं कि इमेज को रोटेट कितना कर लें, इमेज की विड्थ कितनी शिफ्ट कर लें, हाइट कितनी शिफ्ट कर लें, शेयर कितना कर दें इमेज को, जूम कितना कर लें, हॉरिजॉन्टली रोटेट कर दें, और जो शिफ्ट करने की वजह से जो जगह स्पेस खाली हो रहा है वहां पर क्या फिल करना है। नीचे सारी पैरामीटर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं इसके। शेयर रेंज क्या है? शेयर रेंज जो इमेज में थोड़ी सी वो आती है ना, आप देखते हैं ब्लर सी कपकपाहट सी एक इमेज आती है, एक वाइब्रेशन सी आ रही होती है इमेज के अंदर। मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये वाला ये जो पोर्शन है ना, यस सर। अच्छा इस अब हमने करना क्या है, अपनी एक इमेज को जो है ना वो ऑगमेंट करना है। ठीक है, हम मैं किसी इमेज को ऑगमेंट करता हूँ। सबसे पहले हमने वही अपनी इमेज की जो लाइब्रेरी है उसको उठा लेना है। ये टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने में इश्यूज आ रहे हैं। मैं ये आपके पास जी सर मैं कहता कि ये टेंसरफ्लो जो है ना ये इंस्टॉल नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। मैंने काफ़ी ट्राई की थी, तो जो आपने जो एक्सरसाइज कराई थी ना, वो उसमें आप इमेज इन्वायरमेंट बना लें पहले, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लें और फिर उसके अंदर टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर लें, आसानी से हो जाएगा।
वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या मतलब? अच्छा, आप इमेज एनाकोंडा नेविगेटर में जाएंगे ना, तो वहाँ आप एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सर एनाकोंडा तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, लेकिन मैंने जब ये टेंसरफ्लो मुझे यहाँ से इंस्टॉल किया इमेज का जो है ना वो पाथ प्रोवाइड करना है। एनाकोंडा नेविगेटर पे जाकर आप वहाँ एनवायरनमेंट बनाने की भी आपको मिलेगी ऑप्शन, और वहाँ आप अपना टेंसरफ्लो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल कमांड से भी कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे कुछ कमांड्स भी आपको मिल जाएंगी, उससे भी कर सकते हो। इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैं नहीं इंस्टॉल नहीं, एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। एनाकोंडा नेविगेटर में जाके ना आप अलग से एनवायरनमेंट बना लो और उसमें आप इंस्टॉल कर लो टेंसरफ्लो। अच्छा, तो इसमें फर्क क्या होता है इंस्टॉल करने में और एनवायरनमेंट बनाने में? आप उसी को ऑन चलाना ना, जुपिटर का बहुत सारे जुपिटर बन जाएंगे इसमें। आप इंस्टॉल उसमें भी हो सकता है, लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा तो अलग से एनवायरनमेंट में तो ऑलरेडी इंस्टॉल होगा ना। जब एनवायरनमेंट टेंसरफ्लो का बनाओगे तो उसमें इंस्टॉल होगा पहले से ही टेंसरफ्लो। एनवायरनमेंट अलग बनाने से आपको ये फायदा होगा कि आपके बाकी पैकेजेस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे बाकी तमाम चीज़ें। टेंसरफ्लो के सिस्टम इंस्टॉल करेंगे बार उसी कुछ और प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, तो आपको सेपरेट आइसोलेशन होगी एक प्रोजेक्ट की दूसरे से। इसलिए हम सर की आवाज नहीं आ रही। बनाते हैं कि सेपरेट होती हैं एक प्रोजेक्ट की दूसरे प्रोजेक्ट के पैकेजेस से। वर्चुअल एनवायरनमेंट इसलिए क्रिएट करते हैं। आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे तो उसमें भी आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट में मुझे यहाँ पे किसी इमेज का पाथ देना है, ठीक है। मैंने एक इमेज यहाँ से ले ली है, उसका पाथ जो है मैं यहाँ दे देता हूँ। बुक के अंदर जो है उन्होंने आपके उसी डेटा फोल्डर्स में से जो आपने फोल्डर क्रिएट किए थे वहीं से इमेज उठाई है, तो आप ये कर सकते हैं। और आप अपनी सिस्टम में पड़ी हुई किसी इमेज का पाथ भी यहाँ पे दे सकते हैं। ये इमेज पाथ जो है वो इन्होंने ये वाला दे दिया है। अब यहाँ पर पाथ दे के ये पेज पाथ यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने एक्सटर्नल कोई इमेज जो है वो यहाँ पे रख दी है अपने कोड के अंदर। तो ये सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश कर दूं मैं। ठीक है, ये इमेज जो है वो लोड हो गई। इमेज लोड होने के बाद आपने इमेज को एरे में क्रिएट करना है, नंपाई एरे बनानी है। ये नंपाई एरे में क्रिएट हुई। अब अगर इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये नंपाई के अंदर नजर आ रही है। हम अगर CV2 से अगर करें तो वो भी हो जाएगा? हाँ 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 हाँ, आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। रीशेप करके आपने ये कोड जो है। सर ये टारगेट क्या दिया हुआ है? बताता हूँ। अच्छा जी, कहाँ की बात कर रहे हैं? टारगेट की? तो इमेज हमने लोड की है ये पाथ के साथ सर, जो पाथ के साथ दिखा था। टारगेट साइज है ना, साइज में जो है वो अगर आप ये इसको पैडिंग कर देता है ना। अगर बड़ी इमेज होगी तो छोटी कर देगा 150 बाय 150, अगर छोटी होगी तो उसको बड़ा कर देगा पैडिंग लगा के 150 बाय 150। ये तो पुरानी बात है यार, काफी पहले डिस्कस कर रही थी। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। डाटा जनरेटर भी मैंने लिया नहीं है। ये जो डॉट फ्लो था उसका क्या मीनिंग, वो क्या था, उसका मतलब समझ नहीं आया। राइट थिंग वो मैटप्लॉट को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
डॉट फ्लो। ये जो ट्रेन डेटा जेन के साथ आपने डॉट फ्लो लिखा है, ये किसके लिए, इसका क्या यूज है, मतलब क्या इसका पर्पस है? डॉट फ्लो जो है ये आपकी डायरेक्टरी से डेटा जो है वो फ्लो करा रहा है ना। ये जो नीचे डेटा जेन डॉट फ्लो है, नीचे तो ये जो फॉर बैच इन डेटा ये वाला है ना, जी ये है ना डिफाइन किया हुआ। हाँ, फॉर बैच इन डेटा। अब डेटा जेन जो है वो ऑब्जेक्ट है ना डेटा जनरेटर का। यस सर। उस डेटा, हाँ, उसका फंक्शन है डॉट फ्लो, जो आपका वहां से डेटा उठा के ला रहा है। ठीक है, ये आपका डेटा है, पूरा डेटा भी हमारी एक ही इमेज है ना। यस अगर ये एक इमेज नहीं होती, किसी फोल्डर में पड़ा होता, जैसे हमारी ट्रेन डायरेक्टरी है, वैलिडेशन डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर उस डायरेक्टरी का नाम आ जाता और वहां पर बैच साइज बता देखिए, इस फोल्डर से 10 इमेजेस उठाओ, 20 इमेजेस उठाओ, जैसा हमने सर पहले ये किया वैसे ही है कि जैसे हमने इमेज को फ्लैटन कर दिया, ये 1 बाय जी हाँ, उसी तरह से। अच्छा जी, तो ये डेटा जेन आपने कोई बनाया, वेरिएबल बनाया शायद? ये डेटा जेन का ऑब्जेक्ट है, ये मैं उठा रहा हूँ अभी यहाँ से। इमेज डेटा जनरेशन हो गया, ट्रेंड डेटा जनरेशन। ये वाला जो मुझे उसके अपने फीचर्स बताने। रोटेशन इतनी, विड्थ इतनी, हाइट इतनी। ये बढ़ा कम कम ज्यादा भी कर सकते हैं आप। ये पैरामीटर्स हैं जो पास कर दिए। क्या वैल्यू एरर में 150। अच्छा जी, input data in numpy array iterator should have rank 4. You have passed an array with a shape 5. अच्छा, input image ये 4 दफा जो है वो इमेज जो है ऑगमेंट हुई है। यहाँ ये नंबर हम चेंज करते रहें, 4 के बजाय 10 कर दूं तो आपके पास जो है, अच्छा मैं इस वाले कोड को अलग करना पड़ेगा। सॉरी,
सर ये ब्रेक से पहली वाली लाइन इनकम्प्लीट है। इफ आई के बाद जो परसेंटेज है उसके बाद आपको 4 या 10 कुछ भी लगाना है तो वैल्यू लगाना। ये अब 10 दफा जो है ना वो ऑगमेंट हो गई। हर इमेज जो है वो दूसरी इमेज से डिफरेंट होगी पिक्सल वाइज। हमारे देखने में हमें एक इमेज लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ इमेज के अंदर जो है वो क्या हो गया है, ये चेंज जो है वो क्रिएट हो गया। डेटा ऑगमेंटेशन की हमें जरूरत तभी पड़ती है जब हमारे पास डाटा कम हो। डाटा हमारे पास कम हो तो हम डाटा ऑगमेंटेशन करेंगे। अगर डाटा इनफ हो तो तब हमें जरूरत नहीं होती डाटा। जरूरत नहीं है, फिर हमें जरूरत नहीं है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी तो होती होगी ना जी, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा करने के लिए भी तो इसको यूज किया जा सकता है। हाँ, मतलब एक्यूरेसी कम ही इसलिए आ रही थी कि डाटा कम था। अगर डाटा आपके पास ज्यादा है फिर भी एक्यूरेसी कम आ रही है तो फिर डाटा का प्रॉब्लम नहीं है, फिर कुछ और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक्यूरेसी डाटा के कम होने की वजह से है तो फिर आप ऑगमेंट करने के बाद जो है वो अपने मॉडल को रिडिफाइन करेंगे। जैसे अभी ऑगमेंट कर लिया है, ड्रॉप आउट वगैरह डालेंगे उसमें, क्या वो मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है वो अप्लाई करेंगे। ऑगमेंट करने के बाद जब मॉडल को रीडिफाइन किया है, ठीक है, ये ड्रॉप आउट भी लगा दिया इसके अंदर फ्लैट के बाद, सारी चीजें करने के बाद ये कन्वर्शन ऑगमेंटेशन जनरेशन की मदद से फिर हमने इसको पूरा काम वैसे ही है, ऑगमेंटेशन लगाई है, फिट ट्रेन जनरेटर, इपॉक्स डेटा जनरेटर, वैलिडेशन जनरेटर, वैलिडेशन स्टेप। उसके बाद जो हमारी एक्यूरेसी लेवल है वो 82% से अबव जो है वो निकल गई। ठीक है, और ये जी सर एक्यूरेसी तो बहुत 98-99% तक जा रही थी। आगे मेरा कोई एरर आ गया था, मैं जहन में नहीं, बहुत पिछले हफ्ते किया था काम, अब मैं जहन में नहीं आ रहा क्या एरर आया था उसमें। वो ट्रेनिंग में आ रही थी, टेस्टिंग के लिए 15 के बाद आया था सर। अच्छा, चले उसकी तस्वीर ले लिया करेंगे एटलीस्ट। अच्छा, अभी हमने जो है वो प्री ट्रेन नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करना है। प्री ट्रेन नेटवर्क के अंदर जो है हम दो काम करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे और फाइन ट्यून करेंगे। ठीक है, ये डिस्कस तो नहीं किया था हमने ना पहले? नो सर। अच्छा, अभी तक जो हमने काम किया है उसमें हमने अपने मॉडल बनाए। अब हम बेसिकली एक बनाया मॉडल जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, राइट? और उस एंड हो गया इधर ऑगमेंटेशन का टॉपिक एंड हो गया। हाँ, ऑगमेंटेशन में बस आपने ऑगमेंटेशन जनरेटर इस्तेमाल करना है, ऑगमेंटेशन खुद ही हो जाएगी। मैंने ऑगमेंटेशन समझा दिया, उसका कोड भी आपको दिखा दिया, लेकिन आपने जो कोड इम्प्लीमेंट करना है उसके अंदर सिर्फ ऑगमेंटेशन जनरेटर जो है वो इस्तेमाल करना है, वो ऑटोमेटिकली ऑगमेंट हो रहा है। यानी ऑगमेंटेशन का मतलब है कि डेटा को बढ़ाना और उसको उल्टा करना या कुछ डिफरेंट तरीके से। उल्टा नहीं करना, डेटा से डेटा जनरेट करना, यानी कि डेटा का रोटेट करना या उसको चेंज करना। नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करना। मेरी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूँ। ऑगमेंटेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग डेटा से मजीद डेटा जनरेट करना। अब वो मजीद डेटा जनरेट करने के लिए अगर इमेज का है तो वो इमेज को उल्टा पुल्टा करे, इमेज को ब्लर करे, डार्क करे, जूम इन जूम आउट करे, कुछ भी करे, जो भी आपने पैरामीटर्स पास किए हैं उसके अंदर। ठीक है सर, पैरामीटर्स के अलावा भी दिए जा सकते हैं? पैरामीटर्स के इससे कम भी दिए जा सकते हैं और इससे ज्यादा। हाँ, आप कम कर दें। ज्यादा के लिए आप फंक्शन को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, उसके जो डेटा जेन वाला फंक्शन है यस, इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा भी इसके अंदर और क्या क्या पैरामीटर्स आ रहे हैं। देखें, काफी सारे पैरामीटर्स हैं जो और आ रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। यस सर, ये जो ऑगमेंटेशन वाला मॉडल है ये पहली इपॉक के आगे जाता नहीं है, एरर आ जाता है, तो मैं सोच रहा था कि आपसे पूछ लूंगा कि वो किस तरह। अच्छा, मैं देखता हूँ। ऑगमेंटेशन वाला मॉडल इपॉक से प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई, आगे नहीं जा रहा ना। अच्छा, यहाँ पर आप इधर आप क्या करेंगे, स्टेप्स पर इपॉक को कम कर देंगे। ये 100 है ना, इसको 50 करके देखें, फिर भी नहीं जा रहा तो 40 करके देखें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर ये कितना डेटा कम
एग्जाम्पल जिससे हमें पता चले कि इस डाटा को आर्गुमेंट करना है, ये इतनी पिक्चर है तो ये काफी इनफ है मॉडल के लिए, इससे आर्गुमेंट नहीं यार करना। ये तो मैं नहीं बता सकता और कोई भी नहीं बता सकता। बस आपको लगे आपके पास डाटा था, आपने मॉडल चलाया, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, और डाटा कम भी था, हजारों में नहीं था, सैकड़ों में था, तो आपको लग रहा है कि यार ये कम डाटा की वजह से हो रहा है, तो ठीक है यार ऑगमेंटेशन कर लें, ठीक है ना। अब इसमें कोई फिगर नहीं है कि यार 200 इमेजेस होंगी तो कम कहलाएगा, 2000 होंगी तो ज्यादा कहलाएगा, कोई फिगर नहीं है। तो ये स्टेशन वाइज होता है कि अगर स्टेशन हमें ऐसी है कि डाटा अगर हमें बहुत ज़्यादा चाहिए किसी काम के लिए तो हम फिर ऑगमेंटेशन करेंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि डाटा बहुत ज्यादा है, लेकिन आप काम करे जा रहे हैं, मॉडल भी अच्छा बना लिया, सारी टेक्निक भी यूज कर ली है, लेकिन मामला जो है ना एक्यूरेसी का बढ़ ही नहीं रहा। सर अगर डाटा बहुत ज्यादा लग रहा है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी हो, अपन में बड़ा मॉडल बनाया हो, या डाटा की ज्यादा लग रहा है। सर अगर डाटा बहुत ज्यादा है तो वो हम अपनी मर्जी से फिर कम चूज कर लेंगे, वहाँ पे ये होगा ज्यादा परसेंट। अगर डाटा बहुत अगर आपको जबरदस्ती ऑगमेंटेशन इस्तेमाल करनी है, जैसा कि आपने इस वाली एग्जांपल में किया था कि 12,500 इमेजेस थी, लेकिन उन्होंने हजार इमेजेस ही वहां से उठाई है ना फोल्डर में से। यस सर। तो अगर आपको लग रहा है आपको यूज करनी है ऑगमेंटेशन, तो आप जबरदस्ती डाटा कम यूज कर रहे हैं, ज्यादा डाटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपका ज्यादा डाटा है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो हम क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं, तो लर्न हमने करना था एक चीज को, तो इसलिए हमने इंटेंशनली डाटा कम सिलेक्ट किया है। अच्छा जी, अब चलते हैं प्री ट्रेन नेटवर्क के ऊपर। जी सर जो एरर आया था वो नेक्स्ट टाइम पूछ सकती हूँ आपसे, मैं अपनी लिख के रख लूंगी। हाँ नेक्स्ट टाइम पूछ लिया करें। ठीक है सर। मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। किस चीज में? सर एक्चुअली, हेलो जी जी आवाज आ रही है। हाँ सर, एक्चुअली मेरे पास ये हो रहा है कि जो इपॉक्स है ना, इपॉक्स मैंने जो है ना 50 करके भी देखे हैं और स्टेप्स भी जो है ना कम ज्यादा करके देखे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरी 0.5 से आगे जो है ना जा ही नहीं रही एक्यूरेसी। अच्छा 50% से एक्यूरेसी आगे नहीं बढ़ रही? जी हाँ। फिर आप एक काम करें, आप ये जो स्टेप्स पर इपॉक है ना, इस वाले पैरामीटर को हटा दें। सही तो ठीक है, और बैच साइज भी जो है वो थोड़ा कम कर दें। सही सर। और वैलिडेशन स्टेप्स भी जो है इस पे भी कम, इसको भी कम कर दें, बल्कि ये भी हटा दें, वैलिडेशन स्टेप्स भी हटा दें। सही सर। एक्चुअली सर ये वैलिडेशन स्टेप्स जो हमने डाले हुए हैं ये किस लिए है? अच्छा स्टेप्स ये हो, हाँ स्टेप्स का ये मतलब होता है, ये अगर आप मेरी पिछली क्लासों में रहे हो तो जब हमने जो ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर पढ़ा था उसके अंदर हमने स्टेप्स को डिस्कस किया था कि इस आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बाकी अपने आप को म्यूट कर दें जो जिन्होंने बात नहीं करनी है उनका शोर। ये पैरेट भी दरमियान में कोई क्वेश्चन बैकग्राउंड में तोतों की आवाजें आ रही हैं तो बहुत ज्यादा वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसका भी एआई सीख रहा है, डीप लर्निंग सीख रहा है। सर एक्चुअली मेरी तरफ जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से ये आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। यार आवाज अभी भी आ रही है, कौन है जिससे बैक की साइड से आवाज आ रही है? टोटो की बड़ी आवाज आ रही बैकग्राउंड में। आप ड्रॉप आउट हो गए हैं, अभी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी सब लोग अपने को खुद म्यूट कर लें प्लीज।
Masood Puri साहब, Aslam Arslan, please mute yourself. यार ये मशहूद सूरी को तो करवाएं सर ये काइंडली, कौन भी अगर सर की जगह कोई और बना एडमिन तो मशहूद सूरी साहब को जरा कर दें, म्यूट कर दें। सर आ गए हैं, दोबारा ज्वाइन हो गए हैं, वो खुद करवा लेते हैं। मैंने म्यूट कर दिया ना आप सबको। अच्छा जी, प्री ट्रेंड नेटवर्क की तरफ जा रहे हैं हम कि प्री ट्रेंड नेटवर्क जो है ना वो इस्तेमाल करें, और इसके अंदर वही सारी बातें लिखी हुई कि प्री ट्रेंड नेटवर्क जो है ना वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, क्या सिनारियो होता है। इन दिस केस जो हम प्री ट्रेंड नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं वो इमेज नेट का डेटा सेट कहलाता है, एंड दिस इमेज नेट डेटा सेट कंटेन टू मैनी इमेजेस। तो जी 1.4 मिलियन 14 लाख इमेजेस हैं, 100 डिफरेंट क्लासेस हैं उसके अंदर, और 1000 डिफरेंट क्लासेस हैं। तो 1.4 मिलियन को 1000 क्लासेस में डिवाइड करें तो एक क्लास का डाटा जो है वो तकरीबन 14,000 इमेजेस जो है ना वो एक क्लास की बन जाती हैं। इमेज नेट का ये डाटा सेट जो ट्रेन किया है और उस मॉडल को बनाया है उसका नाम VGG16 आर्किटेक्चर जो है वो रखा गया है। और भी बहुत सारे अवेलेबल जो हैं वो मॉडल्स हैं, ट्रेन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो VGG16 जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फीचर एक्सट्रैक्शन और दो चीजें हम इसके अंदर करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड फाइन ट्यूनिंग। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ, टेक्निक का डिफरेंस है फीचर एक्सट्रैक्शन में और फाइन ट्यूनिंग के अंदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं उसके दो हमारे पास पार्ट होते हैं किसी भी एक मॉडल के। एक हमारे पास उसका कन्वोल्यूशनल पार्ट होता है जो उसकी एजेस निकालता है, और एक उसका क्लासिफायर पार्ट होता है, डेंस वाला पार्ट होता है जो कि प्रेडिक्ट करके देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास, किस क्लास का है। हम एक मॉडल ले लेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम उस मॉडल का जो क्लासिफायर बेस है उस क्लासिफायर बेस को हटा देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, रिमूव कर देंगे, और उस ट्रेन मॉडल के आगे जो है वो अपना क्लासिफायर बेस जो है वो अटैच करेंगे जो हमारी इमेजेस को प्रोसेस करेगा। अच्छा, ट्रेन कन्वोल्यूशनल बेस नीचे लिखा हुआ फ्रोजन। फ्रोजन का मतलब ये होता है कि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो फिक्स्ड रहेंगे। जो ट्रेनिंग इसकी हुई भी है वो ट्रेनिंग एज इट इज रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ट्रेनिंग जो नया क्लासिफायर है ये हमारे डेटा को प्रोसेस करेगा और थोड़ा बहुत ट्रेन करेगा। कन्वोल्यूशनल बेस जो है वो ट्रेनिंग इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए इसके पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, फ्रोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे हैं कि कन्वोल्यूशनल बेस का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, क्लासिफायर बेस भी प्री ट्रेंड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो कन्वोल्यूशनल बेस के साथ, कन्वोल्यूशनल बेस जो है वो एजेस निकालता है, वो जेनेरिक होता है, वो चीज़ हर जगह इम्प्लीमेंट हो सकती है। क्लासिफायर बेस क्या करता है, क्लासिफायर बेस एक्चुअल इमेज को प्रिडिक्ट करता है, वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। इन केस अगर ऐसी इमेजेस पर आप प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं जो कि कन्वोल्यूशन बेस की ट्रेनिंग में मौजूद नहीं थी तो क्लासिफायर बेस जो है वो काम नहीं करेगा। इस वजह से हम क्लासिफायर बेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, कन्वोल्यूशन बेस का ही इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है हमने, सिंपल काम क्या करना है, हमारे साथ ये पैक्ड आया है कीरस के साथ, हम जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी इसको यहाँ चला रहा हूँ।
यहाँ हमने क्या किया है इसको समझ लें। कन्वोल्यूशनल बेस और हमने VGG16 इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद VGG16 को लोड किया है, उसके वेट्स बताएं कौन से डेटा सेट के चाहिए, इमेजनेट के चाहिए। टॉप को फॉल्स कर दिया। टॉप को फॉल्स करने का मतलब वही है जो कन्वोल्यूशनल बेस है उसका टॉप वाला उसको यूज नहीं करना है, उसको हमने फॉल्स कर दिया, तो वो शामिल नहीं होगा। इनपुट शेप बता दी है कि हमारे पास कलर्ड इमेजेस हैं 150 बाय 150 की। जब मैं इसको लोड कर लूंगा, ये मैंने इसको लोड किया, ये आधा मॉडल है ना, क्लासिफायर जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। अब कन्वोल्यूशन बेस जो हमारे पास मॉडल है जो हमने अभी लोड किया है, मैं इसकी समरी चेक करता हूँ। तो समरी, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स कौन सी हैं मॉडल में नहीं देख सकता, ठीक है ना। जैसा मॉडल हम टाइप कर रहे होते हैं डेंस लेयर कन्वोल्यूशन 2D, वो हम नहीं देख सकते। हम समरी के थ्रू इसकी समरी देख सकते हैं, जहाँ लेयर्स जो मुख्तलिफ इस्तेमाल की हैं उनका आर्किटेक्चर को मैं देख सकता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं देख सकता। तो समरी मुझे ये दिखा रही है कि ये जो इन्होंने VGG16 मॉडल जिस किसी ने बनाया है उसने क्या आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया है। देखा भाई, इनपुट लेयर आने के बाद एक कन्वोल्यूशन ब्लॉक है, दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद मैक्स पूल इस्तेमाल किया है 2 कन्वोल्यूशन लेयर के बाद। ओके, फिर यहाँ पर भी 2 कन्वोल्यूशन लेयर इस्तेमाल करी, फिर मैक्स पूल इस्तेमाल किया है, फिर यहाँ पर भी 3 कन्वोल्यूशन इस्तेमाल करी आगे जाके और मैक्स पूल इस्तेमाल किया है, फिर 3 कन्वोल्यूशन इस्तेमाल करी और आगे मैक्स पूल। ये आर्किटेक्चर है जिस किसी ने सोच के बनाया होगा, मुख्तलिफ आइडियाज लगा के एक्यूरेसी अच्छी आ गई होगी। यू कैन आल्सो डू द सेम। अपना मॉडल लिखना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें आप ट्राई करते हैं ना, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, कोई ऐसा आर्किटेक्चर बन जाता है जिस पर एक्यूरेसी जो है वो बेहतरीन आ जाती है हर किस्म के इमेज डेटा के लिए, तो वो फेमस हो जाता है। तो माइट बी कि वो आपका आर्किटेक्चर जो आप सोच रहे हैं, आप बना रहे हैं, इमेज को प्रोसेस करा रहे हैं, वो भी जो है इतना अच्छा बन जाए कि वो फेमस हो जाए। जी, किसी का सवाल पूछ रहे हैं? जी सर, इसमें जो इन्होंने लगाई है कन्वेक्शन की लेयर लगाई है, इसके बाद इनका 2x2 कम नहीं हुआ साइज। किसमें का साइज कम नहीं हुआ? सर ऊपर सबसे ऊपर जो इन्होंने लगाई है इनपुट लेयर के बाद जब इन्होंने कन्वेक्शन लगाया 2D तो फिर वही डेट की है। हाँ, इन्होंने पैडिंग लगाई होगी जैसे क्योंकि आपने सिखाया था कि अगर कन्वेक्शन लगे इन्होंने इन्होंने पैडिंग लगा दी होगी, वैलिड कर दिया होगा उसको, तो इस वजह से इन्होंने साइज जो है वो कम नहीं हो रहा है। जब भी कम नहीं हो रहा, लेकिन मैक्स पूल में तो आधा हो रहा है। हाँ सर, मैक्स पूल में हो रहा है लेकिन उसमें नहीं हो रहा, कन्वेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, इधर अब यही चीज हमें नजर आ सकती है। इसमें 2 ही रीजन हो सकते हैं कि इन्होंने पैड जो है उसको कर दिया हो, पैडिंग की वजह से जो है उसका साइज कम नहीं हो रहा। अच्छा जी, और किसी का सवाल है? जल्दी जल्दी पूछें। अब्दुल समद भाई। जी सर, अब्दुल समद, मैं क्वेश्चन था सर, ये जो हम ऑलरेडी ट्रेन मॉडल यूज करते हैं या हमने कोई भी ट्रेन मॉडल यूज किया, अब वो जब ट्रेनिंग होती है उस मॉडल की तो कोई ना कोई एल्गोरिथम क्रिएट वो करता होगा बैक एंड पे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ट्रेनिंग नहीं होती? जी सर, उस मॉडल की ट्रेनिंग नहीं होगी। आगे पूछें, अभी हम देखते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना उस मॉडल की ट्रेनिंग होगी। अगर हमने कोई मॉडल ट्रेन किया है कुछ आउटपुट लेने के लिए, तो उसके एल्गोरिथम हम देख सकते हैं किसी तरीके से कि क्या एल्गोरिथम जनरेट किए गए हैं, इफ एंड बट्स क्या लगाए हैं उसने एल्गोरिथम जो पीछे जनरेट नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ, समरी ही देख सकते हैं बस उसकी। प्री ट्रेन मॉडल की जो है ना समरी ही देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मुझे ये नहीं पता चल रहा,
वो बनाता तो कुछ ना कुछ जरूर होगा पीछे एल्गोरिथम, है ना? भाई ये बिल्कुल ऐसे ही है जब किसी का मॉडल आप लोड कर रहे हैं, जैसे एक्जी फाइल चलाते हैं ना आप। हाँ अब जी, हाँ एक्जी जी। फाइल में आपके सामने कोड तो नहीं आ सकता ना। ओपन सोर्स में भी नहीं मिलेगा वो। हाँ, ओपन सोर्स में जाके इस मॉडल को सर्च करें और शायद किसी ने अपलोड किया वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लीगल तरीके से हम देख रहे हैं, जब इसको लोड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो है वो ये चीज आ रही है। अब नहीं, मैं उसने सर इससे वहां, आगे की, मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ नहीं कि इससे वो आगे की तो यहाँ पर तो नहीं आएगी। एडिशनली आप एक्सप्लोर कर ले इंटरनेट पे, शायद आपको डिटेल मिल जाए, शायद पूरा मॉडल की लेयर्स जो है वो मिल जाए, मिल सकती हैं, वो मिल जो जाती हैं। सिस्टम ने जनरेट की ऑटोमेटिकली, खुद ही जनरेट की है मशीन ने, हाँ हाँ, वो वाली। नहीं मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ, सिस्टम ने जनरेट की है वो मतलब देखें, कौन सी? हमने कुछ एपोक्स चलाई, हमने बैचेस हाँ चलाए, कुछ ना कुछ हमने उसको कमांड दिया, लेकिन उसकी बेस पे वो कुछ ना कुछ डाटा उठा के उसको मैनिपुलेट कर रहा है। वो जो भी हाँ, उसने मैनिपुलेशन की है उसके एल्गोरिथम्स हम देख सकते हैं किसी तरीके से कि क्या मैनिपुलेट किया मशीन ने। देखिए मेरी बात को समझे, जितनी भी मैनिपुलेशन है, जिस लेयर की जो मैनिपुलेशन है, वो तो आप स्टडी करते हुए आ रहे हैं। आपको पता है मैक्सपूल क्या मैनिपुलेट करता है, कन्वोल्यूशन क्या करता है, ये सारी डिटेल तो आपको मालूम है। होता लेकिन वो ये कुछ ना कुछ है सेट बनाता होगा बैकएंड पे, जो लेकिन सेट्स बना रहा है यही वो। यही हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि जब आपने एक मॉडल ट्रेन कर लिया ना, अब आपने एक मॉडल बनाया, आपके पास इमेजेस पड़ी थी, आपने उन मॉडल पे उसको ट्रेन कर लिया और मुझे मॉडल भेज दिया। मुझे क्या भेजा आपने? मॉडल भेज दिया। आपने कहा सर ये ऑलरेडी ट्रेन मॉडल है, ये आप यूज कर ले। जी सर। मुझे आप मॉडल भेज रहे हैं, मुझे साथ में डाटा नहीं भेज रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो मॉडल ही मेरे पास आएगा। अब मेरे पास डाटा तो नहीं आया ना कि मैं उसमें देख सकूं कि यार आपने क्या इमेज दी थी, उसमें क्या मैनिपुलेशन हुई थी। ठीक सर, चलो थैंक यू सर, है ना? थैंक यू। हाँ, जी सर। तो अब मैं अपनी इमेजेस डाल के, अपनी इमेजेस उस मॉडल को देख के अपनी मैनिपुलेशन देख सकता हूँ कि मेरी इमेजेस के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, जिनके रेज हैंड किए मैं उनके सवाल में लेता हूँ यार। पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे आपसे सवाल दोबारा लेते हैं। मुझे पता है सवाल आपके इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आगे चलाते हैं। अच्छा, ये हमने कन्वोल्यूशन जो है, बेस जो है वो लोड कर लिया, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास कितने पैरामीटर जनरेट हुए हैं। टू मैनी पैरामीटर, तकरीबन ये 14 मिलियन पैरामीटर हैं, 14,714,000 इतने पैरामीटर्स जो है वो यहाँ जनरेट हुए हैं। पैरामीटर कैलकुलेशन भी मैंने आपको सिखाई थी, और ये क्योंकि इमेज बड़ी है, 150 बाय 150 की है, मैक्सपूल ने उसको कम भी किया है, आधा किया इमेज को, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने जो है ना पैरामीटर जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो फाइनल फीचर मैप आएगा इस नेटवर्क का जो आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट ये है 4,4,512। ये आपके पास कन्वोल्यूशन बेस्ड आउटपुट दे रहा है। ये आउटपुट कैसा होगा? ये आउटपुट इमेज की शक्ल में तो नहीं होगा, ये आउटपुट एजेस की शक्ल में होगा, कुछ लकीरें लगी हुई होंगी इमेज के ऊपर, कुछ तरह का आउटपुट होगा, क्योंकि कन्वोल्यूशन तो काम ही ये करता है। हाँ, लेबल साथ होगा इसके कि भाई ये इस इमेज का लेबल, ये इमेज ये फला की इमेज है, और वो अजीब सी लकीरें लगी हुई आ रही होंगी, बस इसका आउटपुट ये होगा। लेकिन इन्हीं लकीरों की ट्रेनिंग को हमने इस्तेमाल करके अपना जो है ना आगे लगाना है, क्लासिफायर लगाना है। तो एट दिस पॉइंट देयर आर टू वेज यू कुड प्रोसीड। अब दो तरीके हैं, रनिंग अ कन्वोल्यूशनल बेस ओवर योर डेटा सेट। अपने डेटा सेट के ऊपर कन्वोल्यूशनल बेस चला लेना, जो हम बात कर रहे थे, रिकॉर्डिंग इट्स आउटपुट टू अ नंपाई अरे ऑन डिस्क। कन्वोल्यूशन बेस चलाएं अपने डेटा सेट के, यानी अपनी जो तस्वीरें हैं वो कन्वोल्यूशन बेस को दूं। समझिएगा, इस कन्वोल्यूशन बेस को जो ऑलरेडी ट्रेंड है, यहाँ तक इसके ऊपर अपनी तस्वीरें प्रोवाइड करूं। मैं इसको यूं समझाता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर बैठ जाए कि ये मैंने कन्वोल्यूशन बेस जो है वो लोड कर लिया है। ठीक है, प्री ट्रेंड, ये प्री ट्रेंड है। यहाँ मेरे पास ये मेरी तस्वीरों का डेटा सेट है।
इस कन्वोल्यूशन बेस क्यों कि भाई ये जो है ये कैट है या डॉग है, ये आउटपुट होंगे। अब जब मैं इसको अपनी तस्वीरें इनपुट दूंगा, जो मेरी जो तस्वीरें हैं ये कन्वोल्यूशन को इनपुट दूंगा, तो इन तस्वीरों का आउटपुट भी जो है वो क्या होगा, ऐसे ही निकलेगा लाइनों की सूरत में, एजेस की सूरत में। तो यहाँ यही बात हो रही है कि रनिंग कन्वोल्यूशन बेस ओवर योर डाटा सेट, अपने डाटा सेट के ऊपर चलाओ इसको, रिकॉर्डिंग इट्स आउटपुट टू अ नमपाई अरे। तो ये जो इमेजेस आ रही हैं इसको नमपाई एरे में कन्वर्ट कर लो, ये जो इसका आउटपुट आ रहा है इसको नमपाई में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है। नमपाई में सेव भी कर लेंगे उसके आउटपुट को, फिर क्या करेंगे, एंड देन यूजिंग दिस डाटा एज इनपुट टू अ स्टैंड अलोन डेंसली, और फिर जो आउटपुट आया है नमपाई वाला इसको अपने क्लासिफायर के साथ अटैच कर दिया जाए। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, डेंस लेयर लगा देंगे, जो हमें इसकी प्रेडिक्शन जो है वो निकाल के देगी कि भाई ये डेंस लेयर लगे, क्लासिफायर बेस लगा देंगे। यानी क्या किया मैंने, कन्वोल्यूशन बेस लोड किया, उसको अपना डाटा सेट प्रोवाइड किया, तो वो पहले से ट्रेंड था तो उसने उतना ही, जितने आउटपुट निकालने पर वो ट्रेंड था उतना ही आउटपुट उसने हमारी इमेज के लिए भी निकाल के दिया, और हमने उसके आगे अपना डेंस लगा दिया और काम हमारा आसान हो गया। क्योंकि हमने ये सीखा हुआ था कि कन्वोल्यूशन, हमारा प्रॉब्लम ही यही था ना कि हमारा डाटा कम होता था और हमें कन्वोल्यूशन को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा डाटा और बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन रिसोर्स चाहिए होती थी। तो अब हमारा कन्वोल्यूशन ऑलरेडी ट्रेन है, उसने 1 सेकंड के अंदर जो है वो हमें हमारी थोड़ी सी इमेजेस के ऊपर जो है ना काम करके दे दिया। और ये जो ट्रेंड था ये किसी और इमेजेस पे, किसी और क्लासेस पे, किसी और डाटा पे ट्रेंड था, इससे हमें गर्ज नहीं है किस पे ट्रेंड था, बस हमारा आउटपुट जो है वो अच्छा इसने दे दिया बगैर हमारे कोई मॉडल बनाए अपनी इमेजेस के लिए। मैंने कोई मॉडल यहाँ पर नहीं बनाया, उसको दिया, यहाँ से आउटपुट लिया, डेंस क्लासिफायर लगाया और ये मेरा आउटपुट आ गया यहाँ पे। दिस इज द कंप्लीट पिक्चर कि किस तरह काम चल रहा है। This solution is fast and cheap to run because it only requires running the convolution base once for every input image, and the convolution base is far by the most expensive part of the pipeline. एक सबसे expensive pipeline वही part वही होता है pipeline का, और इसके अंदर सिर्फ हमें उसको run करना है। But the same reason this technique won't allow you to use data augmentation. लेकिन इस टेक्निक के थ्रू आप डाटा ऑगमेंटेशन जो है वो नहीं कर सकते हैं, ये अलाउ नहीं करता है। दूसरी बात क्या है, ये तो पहला तरीका है। दूसरी बात फाइन ट्यूनिंग वाली होती है, एक्सटेंडिंग द मॉडल यू हैव कंसर्न विद एडिंग डेंस लेयर ऑन द टॉप। अच्छा, दूसरी बात मैं बाद में करूंगा, पहली बात जो हमने सीखी है ये वाला काम करते हैं, फिर हम दूसरी बात की तरफ आएंगे। इसको कहते हैं फास्ट फीचर एक्सट्रैक्शन विदाउट डाटा ऑगमेंटेशन। यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ, मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा और आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि प्रोसेस आपके दिमाग में अब आ गया है तो कोड समझना कोई मसला जो है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा जी, क्या क्या काम हुआ, इंपोर्ट numpy के बाद डाटा जनरेटर, ये हम पहले भी इंपोर्ट कर चुके हैं तो इसको मैं हटा भी दूं तो कोई इश्यू नहीं है। बेस डायरेक्टरी, ये एक फंक्शन बना हुआ है, इसको पहले सीधा कर रहा हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। डायरेक्टरी, ये ऑगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था, आपके पास एक इमेज थी तो आपने इमेज का पाथ दे दिया था, फोल्डर होगा तो उसकी डायरेक्टरी आ जाएगी।
डायरेक्टरी का नाम, टारगेट साइज, कितनी इमेजेस उठानी है, क्लासेस कितनी है, बाइनरी हैं या कैटेगरिकल हैं। अच्छा जी, ध्यान से बेटा, गिरना नहीं। इस पार्ट को उठा के मैं अलग सेल में डाल देता हूँ। यहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा भी समझे, हमने सबसे उसको वही काम करना है, अपनी डाटा डायरेक्टरी बतानी है कि हमारा डाटा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, और ये फोल्डर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। आप सबने ये चलाए होंगे तो आपके पास ऑलरेडी जो है डाटा फोल्डर जो है वो बन गए होंगे। ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर ये पाथ है, वैलिडेशन डायरेक्टरी का ये पाथ है, ट्रेस डायरेक्टरी का ये पाथ है। सब मैं हटा रहा हूँ क्योंकि फोल्डर मेरे पहले यहाँ पर सिर्फ ये पाथ बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो मैं वहां से पाथ कॉपी करके ले आता हूँ ट्रेन डायरेक्टरी में, तो जहाँ मेरा ट्रेनिंग का डाटा सेट जो है वो पड़ा हुआ था। कहाँ था भाई? बेस डायरेक्टरी ये है, ट्रेन और टेस्ट। यहाँ से अपने मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर चला गया और ये मैंने पाथ जो है वो कॉपी किया और यहाँ पर ये पाथ इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया, कोटेशन लगा दी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बेस डायरेक्टरी अपनी सेट कर लूं और नीचे वैसे रहने दूं तो वो भी मसला सही है, उससे भी वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। बेस डायरेक्टरी मेरी वो पाथ हो जाएगी, उसके आगे वाला पाथ ज्वाइन हो जाएगा। अब मैं अपना ये पाथ हटा देता हूँ और वैलिडेशन वाला जो पाथ है वो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आके मैंने वैलिडेशन डाल दिया। फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट है। पिछले काम में हमने फोल्डर क्रिएट किए थे, लेकिन क्योंकि अब फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे उसकी जरूरत जो है वो नहीं। टेस्ट डायरेक्टरी का पाथ भी ले लेता हूँ। तीनों फोल्डर्स के पाथ मैंने इसको यहाँ पे दे दिए। उसके बाद वही इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज रीस्केल हो जाएगी 101 के दरमियान। बैच साइज जो है वो 20। देखिए यहाँ पर जो है, देखो यहाँ मैंने समझाया एक चीज आपको कि हम जो प्री ट्रेंड कन्वोल्यूशन नेटवर्क को जो इमेजेस देंगे उसका जो आउटपुट आएगा उसे numpy अरेज में सेव करना है, आउटपुट प्लस लेबल्स। ये फंक्शन हमसे यही काम करवा रहा है। ये फंक्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भी डायरेक्टरी आएगी जहां से डाटा आएगा और कितना डाटा उठाना है, सैंपल कितने उठाने हैं वहां फोल्डर से, ये बताना। जैसा कि हमने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया एक्सट्रैक्ट फीचर्स, ये एक्सट्रैक्ट फीचर्स का फंक्शन है। इस फंक्शन को मैंने बताया कि मेरी डायरेक्टरी ट्रेन डायरेक्टरी है और कितनी इमेजेस उठानी है वहां से 2000 इमेजेस उठानी है। ठीक है, ट्रेन डायरेक्टरी यहाँ रास्ता बताया हुआ हमने, इमेजेस का काउंट मैंने बता दिया, उस फोल्डर से 2000 इमेज उठानी है। अच्छा यहाँ पर क्या किया हमने, इस जगह पे
यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिएटिंग स्पेस in form of numpy array to write output of convolutional base। ये ऊपर जो काम किया है हमने, इसमें ये काम किया है कि फीचर्स जो आने वाले हैं उनकी एक जीरोस की मैट्रिक्स रेडी की है। समझिएगा इसको, जीरोस की मैट्रिक्स। अच्छा, जीरो की मैट्रिक्स होगी कैसी, उसकी शेप क्या दी है? इस शेप दी है कि सैंपल काउंट में कितनी वैल्यू आ रही है? 2000 की वैल्यू आ रही है, प्लस 4,4,512। ये 4 डायमेंशनल जीरोस का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 4 डायमेंशनल जीरोस की एक मैट्रिक्स है। ये नंबर्स कहाँ से आए आप सोच रहे होंगे? ये आउटपुट जो है वो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ से 3 डायमेंशनल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, 4,4,512। और चूंकि हमारी इमेजेस जो है वो 2000 हैं, तो ऐसे कितने आउटपुट रिकॉर्ड होंगे? ऐसे 2000 रिकॉर्ड आउटपुट होंगे। तो हमारी ये 4 डायमेंशनल बन गई, इसके अंदर 2000 रिकॉर्ड्स होंगे और 2000 इमेजेस होंगी, और हर इमेज जो है वो 4,4,512 होगी। होपफुली ये बात समझ में आ गई कि ये अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अभी ये सिंपली जीरोस है, जीरोस। ठीक है, यानी अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको बाहर निकल के यहाँ दिखा दूं कि ये क्या कर रहा है, फीचर्स सैंपल काउंट, अगर मैं इसको कह दूं अभी 2000 का है, मैं कह दूं 2 है, तो 2 में आपके पास जो है np इंपोर्ट तो किया था, नहीं किया हुआ। Import numpy as np। ये आपके पास एक जीरोस बन गई, ये 3 डायमेंशनल 2 की डेप्थ वाली बन गई। ठीक है, तो ये आपके पास अभी सिंपल जीरोस बनेंगे। इस जीरोस के अंदर हम राइट करवा देंगे जो भी हमारा आउटपुट आएगा, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट कर ली हमने, 2000 क्रिएट करी है क्योंकि 2000 पीछे से वैल्यू आ रही है, और कितनी 3 डायमेंशन के 2000 पीसेस जो है ना, इमेजेस जो है वो हमने क्रिएट कर लिए। अच्छा, क्योंकि इमेजेस 2000 आएंगी तो लेबल्स भी उनके क्या होंगे? 2000 होंगे। तो एक और हमने एरे सिंगल डायमेंशन का क्रिएट कर लिया है लेबल्स के लिए। 2000 काउंट वैल्यू आएगी और शेप उसकी जीरोस। 2000 इमेजेस जो है लकीरों की शक्ल में आएंगी और उनके लेबल्स। ये पुराना काम है डाटा जनरेटर का। डायरेक्टरी में हमने बताया हुआ कौन सी डायरेक्टरी है भाई, यहाँ से जब कॉल किया है तो हमने कहा ट्रेनिंग डायरेक्टरी। ट्रेनिंग डायरेक्टरी में चला गया, टारगेट साइज हो गया, बैच साइज हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है 20, और क्लास मूड जो है वो बाइनरी है। असल काम जो है वो यहाँ पर है कि ये क्या हो रहा है। आइटरेटर बनाया हुआ है i0, ओके, i की वैल्यू 0। अब क्या हो रहा है, जनरेटर के ऊपर लूप चल रहा है, ये रहा जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या करेगा? अभी मैंने आपको पीछे जनरेटर समझाते बताया था कि ये पहले स्टेप बाय स्टेप इमेजेस लेगा। इस दफा कितनी इमेजेस लेगा? क्योंकि बैच साइज हमने कितना बताया हुआ है, 20 बताया हुआ। तो फर्स्ट 20 इमेजेस निकल के आएंगी, फर्स्ट 20 इमेजेस जनरेटर में आएंगी, ओके, और उन 20 इमेजेस का इनपुट बैच और उनके लेबल्स, 2 चीजें आएंगी। इनपुट में आ गई,
अब ये जो इनपुट आया है, ये मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इनपुट मैंने जनरेट किया जनरेटर के थ्रू यहाँ पर। अब ये इनपुट मैं अपने प्री ट्रेन नेटवर्क को देने जा रहा हूँ। देखें भाई कहाँ देने जा रहा हूँ, ये देने जा रहा हूँ कि जो इनपुट बैच आया है, कन्वोल्यूशन बेस्ड जो मॉडल मैंने लोड किया था, विच वन, दिस वन, कन्वोल्यूशन बेस्ड, इस मॉडल को मैं प्रिडिक्ट करा रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारा काम एजेस प्रिडिक्ट करना है ना, हमारी इमेज के लिए एजेस प्रिडिक्ट कर दो, क्योंकि हमने जो इनपुट बैच 20 इमेजेस दी हैं, ये मैंने प्रिडिक्ट के अंदर यहाँ डाल दी। गौर से देखें, कन्वोल्यूशन बेस प्रिडिक्ट करो हमारी इनपुट के आउटपुट। हमारे इनपुट 20 तस्वीरें हैं, आउटपुट जो आएगा वो सेव हो जाएगा फीचर बैच के वेरिएबल में, और आउटपुट जो है वो कैसा आएगा, वो इमेजेस नहीं आएंगी, वो इस तरह की लकीरें ही आएंगी। जो ये करता है, ये आ गई लकीरें। अब इन लकीरों को जो फीचर बैच आया अपने वाले फीचर्स के जो जीरोस वाली बनाई थी, क्योंकि लूप चलेगा ना, 20 इमेजेस अभी आई हैं, फिर अगली 20 इमेजेस आएंगी, फिर अगली 20 इमेज आएंगी। अगर मैं इसको राइट, आउटपुट यहाँ सेव रहेगा फीचर बैच में, बाकी सारे ओवरराइट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने किसी अलग स्टोरेज में उसको राइट कराना है, इसलिए यहाँ पर बनाई थी। सर मैं रेज हैंड हो रहे हैं ना सर, मैं अभी आपका सवाल लूंगा, पहले ये वाले कोड खत्म कर लूँ। अब राइट कराना है, मैंने कहा जी फीचर्स बैच जो आउटपुट आया है उसको फीचर्स वाली जो हमारी ये वाली नंपाई एरे थी 4 डायमेंशन, इसमें राइट करा दो। कहाँ राइट करा दो, आई की वैल्यू है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय बैच साइज है 20, तो ये तो हो गया स्लाइस में 0, और ये हो गया i+1 1 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया 0 से लेकर, अगर मैं इसको कहूँ तो दिस बिकम्स 0 से लेकर और ये हो गया 20 तक, क्योंकि 20 तस्वीरें है ना, तो फीचर बैच भी 20 निकले होंगे। तो फर्स्ट 20 लोकेशंस पर, इसकी फर्स्ट 20 लोकेशंस पर जो इसके आउटपुट हैं इस वाले फीचर्स के जो इसने प्रेडिक्ट किए हैं, वो हमने यहाँ से निकाल के यहाँ पर राइट करा दिए। सेम इनका जो लेबल्स बैच आया है रिटर्न में, लेबल्स बैच भी हमने लेबल वाली एरे के अंदर उसी तरह से राइट करा दी। तो पहले 20 तो राइट, पहले 20 राइट हो गए। ओके, अब उसने चेक, क्या चेक किया भाई, आई की वैल्यू को एक बढ़ाया। आई मतलब बैच साइज, अभी हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 20 हो गई, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू सैंपल काउंट 2000 से बड़ा है। अगर बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए तो लूप को ब्रेक कर देना, अदरवाइज ये फीचर्स जो हैं रिटर्न कर देना। अब ये दोबारा गया लूप लेके और जनरेटर के थ्रू नेक्स्ट 20 इमेजेस, अगला बैच साइज में 20 इमेजेस दोबारा जो है वो यहाँ पर आ गई इनपुट बैच और लेबल बैच में। 20 इमेजेस के ऊपर सेम तरह से उसने प्रेडिक्शन करी एजेस की, फीचर्स बैच में वैल्यू आई, पुरानी वाली ओवरराइट हुई। ओवरराइट होने के बाद इसको आई की वैल्यू हो गई 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 से लेके 40 तक के एरिया में इसके आउटपुट को सेव करा लिया। अब ये फीचर्स जो है 20 फीचर्स थे, अब इसमें 40 हो गए। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा जब तक जनरेटर के अंदर से सारी इमेजेस यानी 2000 इमेजेस निकल के नहीं आ जाएंगी। ब्रेक कैसे होगा, जब ये बैच साइज और आई मल्टीप्लाई होके 2000 इसके बराबर या बड़े होंगे तो ये लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो सारी जो ट्रेनिंग डेटा है वो इन द एंड यहाँ रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और लेबल्स और ट्रेनिंग फीचर्स जो यहाँ से रिटर्न हुए हैं वो इन दो वेरिएबल्स में नमपाई एरे की सूरत में सेव हो गए। ये वाला काम जो है वो ट्रेनिंग के लिए ये सेव हो गया यहाँ तक।
अब यही काम जो है वो टेस्टिंग के लिए करूंगा, यही काम जो है वैलिडेशन के लिए करूंगा, ताकि तीनों चीजें एक जैसी हो जाएं। सेम काम, यही फंक्शन अब दूसरी बार कॉल होगा, लेकिन डायरेक्टरी अब होगी वैलिडेशन की और साइज होगा 1000, सेम उसी तरह चलेगा, और फीचर्स और लेबल्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ पर आके सेव हो जाएंगे वैलिडेशन फीचर वैलिडेशन लेबल्स में। फिर टेस्ट के लिए यही काम होगा, और टेस्ट फीचर और टेस्ट लेबल जो है वो रिटर्न हो जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, ये काम अभी आधा हुआ है। अब ये हमारे पास जो एजेस इसकी होती थी, एजेस इसकी हो गई, इसके आगे मैं अपने आप लगाऊंगा डेंस क्लासिफायर और उसको बोलूंगा भाई प्रेडिक्ट कर दो इमेजेस को। ठीक है, अब आप लोग जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी वासिफ। सर पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से आपने समझाया और ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया। बस सर एक शेप का जो बिल्कुल स्टार्टिंग का पॉइंट था ना, तो जिसमें हम लोग रॉ कॉलम और टैब को वो करते हैं, शेप करते हैं, उसके अंदर बेसिकली आपने पहले में 4 आर्गुमेंट दिए, इसमें सैंपल काउंट है, 4 रॉ 4 कॉलम है और ये 512 है। तो ये बस मुझे समझा दें, ये आपने नीचे प्रिंट भी करा है। देखो, हाँ देखो स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये तो वो आउटपुट है जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये 4 रॉ कितनी है, पहला वाला, हाँ, दूसरा वाला 4 कॉलम है। ये आपके पास 4 रॉस 4 कॉलम और 512 डेप्थ है। ये, हाँ, इसको यूं समझ लें आप कि ये 512 जो है वो उसकी डेप्थ है, और 4x4 जो है ना उसका साइज हो चुका है इमेज का। ये तो ये तो आउटपुट आया है कन्वोल्यूशन बेस से। ठीक है, ये एक इमेज का है, एक इमेज जो है वो टूटते 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 इस लेवल तक आ गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कितनी इमेजेस होंगी? हमारे पास अभी नीचे के केस के अंदर 2000 इमेजेस होंगी। तो हमने इसकी डेप्थ को एक इमेज से बढ़ाकर कितनी इमेजेस करनी पड़ेंगी? 2000 करनी पड़ेंगी। लिहाजा हमने यहाँ पर डेप्थ में क्या लिखा है? सैंपल काउंट 2000 और ये आपके पास 4,4,12। अच्छा, अब आप कहेंगे 4 डायमेंशन ये होगा किस तरह से? तो मैं ये भी दिखा देता हूँ कि भाई 1D 2D 3D numpy array इसके अंदर आपके पास आ जाएंगी लाइक दिस। कोई सही सी इमेज मिल जाए तो मैं उस पे रोक के बता दूं। इसको देख लें, चलो 1D 2D समझ में आ रहा है। अब ये हमारे पास 3D है ना, 432। अच्छा, ये 4D कब बनेगा? ये 4D जब बनेगा जब इस जैसा ही एक ब्लॉक इसके बिल्कुल बराबर में लाके खड़ा कर दिया जाए। 4,3,2 है, इसके बराबर में एक और ब्लॉक एक जैसा खड़ा कर दिया तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएंगी? 2,4,3,2 क्या बन जाएंगी? 2 ब्लॉक हो गए ना। जी जी जी। और इसी तरह 3 ब्लॉक खड़े कर दिए तो 3,4,2। इसी तरह अगर 2000 ब्लॉक खड़े कर दिए तो क्या हो जाएगा? 2000,4,3,2। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो ब्लॉक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएंगी 4 डायमेंशन में। अच्छा, ये इधर भी आपको यहाँ नजर आएगा, दिस वन। ये आपके पास एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरह ये क्या करता जाएगा? अपनी डायमेंशन को, डेप्थ को जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। अच्छा, और भी मैं एक दो चीजें और देखता हूँ इधर।
पता नहीं लिंक आता था उसमें अच्छी इमेजेस थी, अभी नजर नहीं आ रहा। खैर अभी ये बात समझ में आ गई कि हमने जो है वो इसको ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ। ये वाला 2000 जो है हमने क्यों दिया है, क्योंकि ऐसी वहां पर एक है, हमारे लिए कितनी खड़ी होनी चाहिए 2000 जो है वो इमेजेस के लिए 2000 आउटपुट जो है इस तरह खड़े हो जाएंगे। ओके थैंक अच्छा तो ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के फीचर्स हमारे पास आ गए, वैलिडेशन के फीचर निकल के आ गए, टेस्ट के हमारे फीचर निकल के आ गए, लेकिन ये सारे फीचर्स इमेज की शक्ल में नहीं है, सारे के सारे लाइनों की एजेस की शक्ल के अंदर है, जो हमने numpy के अंदर जो है वो स्टोर जो है वो कर लिए हैं। इसके आगे अब हम जो है अपना क्लासिफायर जो है वो अटैच करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा क्लासिफायर को जाने से पहले हमें इमेज को फ्लैट करना पड़ता है, हमें मालूम है, फ्लैटन लगाते हैं। तो एक स्टेप जो है वो और है, इन तीनों जो डाटा हमारे पास यहाँ पर तीन, ये हमें यहाँ पर इनको फ्लैट भी जो है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा और लोग भी रेज हैंड कर रहे हैं, इनके भी सवाल जी। नोमान अजीज जल्दी जल्दी पूछे। सर क्वेश्चन मेरा यही था कि अभी तक तो वैसे हम जो फीचर जो हैं वो हमने डिफाइन नहीं किए, बस वो मुझे समझ आ गई है। वैसे अभी तो हम इनपुट डाटा देंगे ना अभी। अब हम क्लासिफायर को देंगे ना अपना इनपुट। ठीक है सर, अब हम क्लासिफायर को देंगे। जी अब्दुल समद। सर बस यही कहना था कि यू आर एक्सीलेंट, अल्लाह ब्लेस यू। जज़ाकल्लाह। शौकत भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पूछना ये था कि ये जो 1000 क्लासेस थी कन्वोल्यूशन बेस में, वो हमने जब उसकी मतलब डिसअसेंबल करके कन्वोल्यूशन बेस पर अलग कर लिया, उसके बाद ये 1000 क्लासेस जो हैं वो मतलब हमारे पास जो है ना उनको निगलेक्ट कर दिया है, और नई जो हमने 2 क्लासेस हैं उसके साथ उसको अटैच कर दिया है। और अब जो है हमारे पास प्रोवाइड कर दी। अब वो जो 1000 क्लासेस हैं वो इस वक्त यूं समझें कि वॉश आउट हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे पास उसके सिर्फ एक फीचर पड़े हुए। नहीं वॉश आउट नहीं है, नहीं वॉश आउट नहीं, ये ऐसी बात है कि आपने घर में जो है वो 1000 क्लास ट्रेनिंग ली है, ठीक है जी। आपने घर में उर्दू भी पढ़ी, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जब आप बाहर गए हैं तो आपका एग्जाम जो है ना वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। चलो ठीक है, कोई मसला ही नहीं। अच्छा अब ट्रेनिंग तो आपकी सब पे हुई 1000 क्लासेस जो हैं इस वक्त हम उसको तो डील नहीं कर रहे। अब सिर्फ 2 क्लासेस जो हैं कैट एंड डॉग को हमने जो है वो तो आपका गुड लक है ना, वो तो आपका गुड लक है ना कि आपके पास 1000 क्लासेस नहीं आ रही, कोई सी भी आ रही है, वो ऑप्शन है ना, वो तो कोई सी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और उसके अलावा भी आ सकता है, कुछ जरूरी नहीं है। वो तो ये गुड लक है कि कैट एंड डॉग जो है उन 1000 क्लासेस में मौजूद भी है। कोई ऐसा डाटा भी आ सकता है जो उन 1000 क्लासेस के अंदर लाए ना करता हो, तब भी ये मॉडल काम करेगा। ठीक है। और वॉश आउट नहीं हुई है कर रहे हैं। जी हाँ, जब हम ये फीचर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, हाँ ठीक है, जब ये फीचर एक्सेस कर रही है हमने, यहाँ पे फीचर और लेबल ये आ गए ना, रिटर्न फीचर और लेबल, तो हमारे पास फीचर और लेबल जो आ गए हैं, लेबल में अब हमारे पास 01 होगा या इसका कोई और 999 जो है ना वो कैट थी और 953 वो डॉग थी, यानी कि क्लास जो है उसकी जो लेबल होगी, यानी कि क्लास नंबर जो होगा वो होगा या 0 या 1 होगा? हेलो, 01 ही होगा। क्लासिफायर जो है ना उसमें तो हम अपने आउटपुट नोड्स हम अपने खुद बताते हैं ना, अपनी नोड हम खुद बताएंगे ना। जी ना सर, इसीलिए मैं कहता हूँ सर, दैट मीन्स के वो लेबल जो 1000 कुछ लेबल्स पड़े हुए थे वो इस वक्त यानी कि नहीं है इस वक्त हमारे उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहे, लेकिन ये कहना कि वो मेमोरी से वॉश आउट हो गया, नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो ट्रेनिंग है उसकी, वो सब जानता है, पर आप उससे सवाल जो है वो अभी हम जो है किसी और क्लासेस के मुताबिक पूछ। ठीक है सर। जी नस अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमारे ना इस टाइम पोर्टल पे 2 हमारे पास ना वो आ गए हैं अरे अभी इस टॉपिक के हवाले से सवाल करें, अभी पोर्टल को छोड़ें। अच्छा सर, मुझे ये एक क्वेश्चन करना था कि जैसे हमारे पास ये होंगी डॉग की पिक्चर्स होंगी, जैसे 1000 है और कैश की होगी 2000, तो इस तरह भी ये वर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो उनकी ये 1000 तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं, अगर आपके पास 50 तस्वीरें भी होंगी तब भी वर्क करेगा। नहीं, एक की ज्यादा होंगी और एक की कम, जैसे एक की कैट की ज्यादा होगी, डॉग की कम, फिर अच्छा, भी ये कम ज्यादा, हाँ कम ज्यादा जो है वो कोशिश करेंगे ना करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कम हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कम हो जाए तस्वीरें कोई मसला नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पिक्चर्स जो हैं दोनों क्लासेस की बराबर रखें तो अच्छी बात है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि कैट की 1000 है, डॉग की 500 है, तो दोनों की 500 कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन 1000 और 500 जो है अलग अलग ना रखें। अच्छा, अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ट्रेन फी, जी बस कोई बात, यही पूछना था कि मेरा एग्जाम कब तक होगा ये वाला। अरे यार अभी इसको छोड़े ना, अभी पढ़ाई कर ले। ओके सर, थैंक यू। ट्रेन फीचर्स हमने अब रीशेप करना है, ठीक है। और ट्रेन फीचर्स को रीशेप कर दिया हमने, 2000 कॉमा इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये सारे जो है ना रॉ बन जाएंगी, 2000 रॉ, और ये सारे जो है ना उसके फीचर्स के कॉलम बन जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं एक नंबर में, और इसको चाहें तो आप जो है ना वो भी कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 512, 8192 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और नो भी लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं। सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि हमने उसको जो है वो कॉलम्स में तब्दील कर दिया है। तो सारे फीचर्स को हमने फ्लैट कर लिए, वेक्टर बना लिया, 2D मैट्रिक्स बन गई, जिसमें हर रॉ जो है वो एक आउटपुट है हमारे लिए। और आगे अब हम जो है वो ये अपना सिंपली क्लासिफायर जो हम लगाते हैं वो लगाने जा रहे हैं, और ये हमारा क्लासिफायर है, मॉडल बना। इनपुट डायमेंशन हमने बता दिए कितनी आएगी भाई, वही 4,4,512 का वेक्टर आएगा, यानी 8192 का वेक्टर जो है हमारे पास आएगा। रेडियो लगा हुआ है, 256 भी है, सिग्मॉइड यूज किया हुआ है, आउटपुट एक सिंगल वैल्यू होगी, और कैट या डॉग। उसके बाद मॉडल जो है वो कंपाइल हो रहा है। लॉस और मैट्रिक्स ये पुरानी बातें हैं। उसके बाद आपने मॉडल का फिट चलाया, इपॉक्स 30, बैच साइज 20, वैलिडेशन डाटा, और वैलिडेशन डाटा दे दिया, वैलिडेशन फीचर्स, वैलिडेशन लेबल दोनों यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। फिट ट्रेन के साथ ट्रेन फीचर, ट्रेन लेबल। जब ये हो जाएगा उसके बाद टेस्ट डेटा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। टेंसर फ्लो, ट्रेन फीचर्स नॉट डिफाइंड, ये वाला डाटा चला नहीं है। ट्रेन फीचर्स ट्रेन डायरेक्टरी, break outside the loop,
कहाँ था ये, फॉर लूप के अंदर रिटर्न फॉर के नीचे है, फॉर लूप के अंदर है रिटर्न फॉर लूप के अंदर, ठीक है। इमेज डेटा जनरेटर ऑल द गियर, ये अभी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये जा रहा है, आउटपुट क्रिएट कर रहा है, राइट करा रहा है, ये देर लेगा। इसके बाद जब आउटपुट आ जाएगा हम इसको फ्लैट कर देंगे।